अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का अगला हिस्सा। पिछली कहानी में हमने देखा था कि अरसल के सामने नैना का झूठ पकड़ा जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या अरसल नैना को तलाक देता है और मरियम का क्या होता है। मरियम के इम्तिहान खत्म हुए भी 3 महीने हो चुके थे। हमीरा साहबा को तो दिन रात उसकी शादी की फिक्र खाई जा रही थी। वो कई रिश्ता कराने वालियों को इस काम के लिए मुंह मांगी रकम दे चुकी थी। एक दो रिश्ते आए भी, लेकिन जब हुमैरा साहबा की जबानी 4 साल बाद उसकी मंगनी टूटने का सुनते तो लौट कर नहीं आते। दूसरी तरफ शाहजेब की मां ने अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डालते हुए आस पड़ोस के लोगों और जानने वालों में मरियम के बारे में उल्टी सादे सीधी बातें फैलानी शुरू कर दी थी, जिनका लबोलुबाब कुछ यूं था कि मरियम का उखड़ा उखड़ा तल्ख व तर्श रवैया शाहजेब को उससे बजदन करने का मौजूब बना। इब्तदाई धचके से संभलने के बाद सदा की चालाक फहमीदा बेगम बेटे की मुकम्मल हमनवा बनी हुई थी। इकलौता बेटा अपनी मनमर्जी करके उनकी हैसियत तो उन पर वाज़ा कर ही चुका था। अब उन्हें बेहतरी इसी में नजर आई कि बेटे की पसंद को कबूल कर लिया जाए। इस तरह एक तो बेटे की नजरों में उनका मुकाम बढ़ जाता। दूसरे, अब जब शादी हो ही चुकी तो बजाय वावेला करने के बेहतर था अमीर कबीर बहू के पैसे पर ऐश किया जाए। उन्होंने तो अपनी बड़ी बहन हमीदा बेगम को भी अपनी बातों में फंसाकर हिफ्सा और उसके मैके वालों से बजन करना चाहा, लेकिन वो पहले ही बेटे बहू के हाथों एक झटका खा चुकी थी। उनका क्या दिमाग खराब था जो अपने घर का सुकून बर्बाद करती। दूसरे, वो अपनी बहन और भांजे की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उनकी बातों में न आई। वैसे भी उनकी बहू और उसके मैके वालों ने उनकी तमाम तर ज्यादतों के बावजूद भी उन्हें और उनके बेटे को हमेशा इज्जत और एहतराम से ही नवाजा था। उन्हें तो प्यारी सी सुलझी हुई लड़की मरियम भी बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल से उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो थी। इन्हीं रूखे फीके दिनों में अलवीना की एक बार फिर उम्मीद से होने की खबर हवा का खुशगवार झोंका बनकर रियासत में लिपटे दोनों खानदानों को महका गई। शैला और हुमेरा साहबा ने खुदा को ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि वो एक मर्तबा फिर उनकी औलादों को औलाद जैसी नियामत से नवाज रहा है। ये खुशखबरी अपनी जगह, लेकिन अरसल का मामला जू का तू लटका हुआ था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे, यहाँ तक कि 2 महीने और गुजर गए। अरसल अभी तक अपनी जिद पर डटा हुआ था। शैला साहबा के अलावा अलवीना, यहाँ तक कि ताबिश ने भी एक दो मर्तबा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। कल नैना की तरफ से खुला का पहला कानूनी नोटिस मौसूल हुआ था, जिसे फौरन ही अरसल ने फाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए आज शैला साहबा एक बार फिर वही जिक्र निकाल कर बैठी थी, जबकि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करने से मुकम्मल इज्तिनाब बरत रहा था। उसकी एक ही रट थी कि उसको सारी जिंदगी नैना को तलाक नहीं देगा। उसकी एक ही तकरार से जज होकर वो कहने पे मजबूर हो गई, मुझे समझ नहीं आती तुम ठाने क्या बैठे हो। अगर उसे तलाक नहीं देना चाहते, दिल में अभी भी उसके लिए जगह रखते हो, बसाना चाहते हो उसे, तो सीधा सीधा रुखसती करवा लो। अम्मी, वो अजहर हैरानी से गोया हुआ। मारे गुस्से के उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। आप ये सोच भी कैसे सकती है? इतना बेगरज समझा है आपने मुझे? किरदार की इतनी हल्की लड़की के लिए अभी भी दिल में नरम गोशा रखूंगा मैं? उसने बेयकीनी से इस्तफसार किया। तुम मोहब्बत करते थे उससे। मोहब्बत तो महबूब की गलती पर पर्दा डालने का ही नाम है। अगर तुम सब कुछ भुलाकर उसे अभी भी कबूल कर सकते तो मुझे कतई कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने बेहद खोजती नजरों से उसे देखते हुए इस्तफसार किया, जबकि उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर उन्हें बखूबी अंदाजा हो रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा ही उसको जब्त आजमा रही है। लेकिन आज वो ये मामला मुंतका अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो गलती नहीं, गुनाह की मुर्तकब हुई है। जानबूझकर अव्वल रोज से धोखा देती रही है मुझे। उसकी नीयत कभी भी मेरे साथ घर बसाने की भी थी ही नहीं। वो मट्टिया जबड़े भींचकर गुस्से से बोला तो आंखें लहू रंग हो रही थी। और कौन सी मोहब्बत,
किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? अगर मैं किसी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो वही औरत है। उसका नाम भी अपने लबों से लेना गुनाह समझता हूँ मैं। खुदा की कसम, अगर आप लोगों का ख्याल ना होता तो उस बदकार औरत को कत्ल करके खुद कब का फांसी चढ़ गया होता। वो बेहद तेज से बोला तो शहला साहबा उसके घुटने पर हाथ रख के बोली, तो फिर खत्म करो ये कागजी रिश्ता। तलाक देकर जिंदगी में आगे बढ़ो, क्यों उसके नाम का जोग लेकर बैठे हो? वो भी संजीदगी से बोली, तलाक तो मैं इसे कभी भी नहीं दूंगा। नेवर। उसने नफी में सर हिलाया। और मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आगे बढ़ने से आपकी मुराद दोबारा शादी करनी है से, तो इसे भूल जाए। मेरे लिए एक ही तजुर्बा काफी है। वो तल्खी से बोला, शाबाश बेटा, कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया। जरा भी मेरे बारे में, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मैं मेरे अरमान जो तुम्हारी शादी के हवाले से, तुम्हारे बच्चे खिलाने की हसरत जो दिल में है, उसका क्या? उसके अंदाज के कतरत महसूस करके वो भौचक्की रह गई, तभी दुख से बोली, जबकि उन्हें रंजीदा और गमजदा देखकर वो पहलू बदल के रह गया। लेकिन बोला कुछ नहीं। वो भी क्या करता? वो इस मामले में खुद को बहुत बेबस पाता। नैना के धोखे के बाद बीवी, ये शादी जैसे मौजूआत के बारे में सोचकर ही उसे कोफत होती थी। दिल इस तरफ माइल ही नहीं होता था। इसलिए बेहतर था शैला साहबा को साफ साफ अपना मतम्मा नजर समझा दिया जाए। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज ये बस यही मर्जी है, तब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हारी जिंदगी है, जो दिल चाहे करो, जैसे मर्जी चाहे गुजारो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाली? वो बहुत आहिस्ता नमी घुली आवाज में बोल रही थी। उनको इस तरह दिलगीर हो लहजे में बोलता देख के अरसल तड़प कर सीधा हुआ। अम्मी, आप बात। उसने उनके हाथ थामकर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो अपने हाथ उसके हाथों से निकाल कर उसकी बात कता करती मजीद बोली, गलती मेरी ही है। मैं ही भूल गई थी कि तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करने के कायल हो। पहले भी तो तुमने मेरी लाख मुखालिफत के बावजूद उस लड़की से रिश्ता जोड़ा था, फिर उसका अंजाम भी भुगत लिया। जाहिर है अब भी अपनी मर्जी ही करोगे, जो दिल चाहे करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो आंखों में उभरने वाली नमी हाथ की पुश्त से रगड़कर साफ करते हुए बोली और उठकर खड़ी हुई। अम्मी, ऐसी बात नहीं है। आपका मेरी जिंदगी पर पूरा हक है। वो भी कुर्सी से खड़ा होता तेजी से बोला, लेकिन वो हाथ उठाकर कुछ भी कहने से रोक गई और तेजी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। डैम। उसने जोर से कुर्सी को लात मारी। उसकी माँ उससे शदीद नाराज हो चुकी थी। उसे इस वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो पहले भी नैना का इंतखाब करके अपनी माँ के अरमानों का खून कर चुका था, लेकिन सब कुछ भुलाकर उन्होंने खंदा पेशानी से उसका फैसला कबूल किया था। अब एक मर्तबा फिर वो उनका दिल दुखाने का बाज बन रहा था। समझ नहीं आ रही थी क्या करे। वो पूरी शिद्दत से माथे पर बिखरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ गया। वो कल शाम की जो कमरे में बंद हुई तो रात के खाने के लिए भी बाहर ना निकली। उसने और अबीरा ने काफी मर्तबा उन्हें बुलाया, दरवाजा भी खटकाया, लेकिन हर बार उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। अरसल की रात भी बेचैनी से गुजरी। वो सुबह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो किचन से उसके नाश्ते की ट्रे थामे बरामद हुई। अम्मी, अरसल बेग साख्ता शुक्र की सांस खारिज की। उसने उनके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पे रखते उन्हें पुकारा, लेकिन वो कुछ भी कहे सुने बगैर एक मर्तबा फिर वहां से चली गई। उनका इतना सख्त रद्द अमल देखकर वो लब भींच कर रह गया। यहाँ तक के 2 हफ्ते गुजर गए। वो बिल्कुल खामोश गुमसुम अपने कमरे में इबादत में मसरूफ रहती। लाउंज में आकर इन दोनों के साथ बैठना, टीवी देखना, साथ खाना खाना सब कुछ छोड़ चुकी थी। अमीरा भी घर का ऐसा माहौल देखकर बोलाई बोलाई फिरती। ना जाने उनके हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई थी। अलवीना की भी अभी आजकल तबीयत ठीक न थी। उसने भी बहुत दिनों से मैके का चक्कर नहीं लगाया था। इस दौरान अरसल ने कई मर्तबा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहकर उसे लाजवाब कर देती। मैं तुम्हारी बात समझ तो गई, अब तुम क्या कहना चाहते हो?
ایسے میں وہ انہیں دیکھ کر رہ جاتے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے سمجھائے۔ وہ جو اپنے تہی سوچے بیٹھا تھا کہ وقتی غصہ ہے، تھوڑا وقت گزرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گی، اب وہ واقعی پریشان ہونے لگا تھا۔ شہلا صاحبہ بہت نرم مزاج اور دوستانہ مزاج کی مالک تھی۔ اولاد پر سختی یا ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے انہوں نے ہمیشہ ان تینوں کے ساتھ نرم رویہ کیا تھا۔ اب ان کی شدید شدید ناراضگی ان دونوں بہن بھائی کے لیے ہی حیران کن تھی۔ یقیناً اس بار انہیں گہری چوٹ پہنچی تھی۔ اسی کشمکش میں مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب ارسل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ماں کی ناراضگی سے اس کی جان پر بنائی تھی۔ اس شام وہ آفس سے آیا، ابیرہ کو چائے بنانے کا کہہ کے اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد فریش ہو کے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ تھامے شیلا صاحبہ کے کمرے میں چلا آیا۔ نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ باندھے کمرے کی چھت پر نظریں ٹکائے وہ سیدھی لیٹی تسبیح گھما رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے پاس رکھ کے اس پر بیٹھتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لمبی زندگی پاؤ، خوش رہو۔ انہوں نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے بے حد خوبرو بیٹے کو دیکھا اور دل میں اس کے ڈھیر و بلائے لیتے دھیرے سے کہا، جو کالی گول گلے کی آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور آف وائٹ ٹراؤزر جیسے عام گھریلو سے حلیے میں بھی بلا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شرٹ کی آستینوں سے جھانکتے اس کے سرخ و سفید مضبوط پھولے پھولے بازو، شہابی رنگت، انابی ہونٹ، ماتھے پہ بکھرے سیاہ گیلے بال، سیاہ چمکدار ذہانت سے بھرپور آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، بلا شبہ وہ بلا کا پرکشش اور مردانہ وجاہت سے بھرپور مضبوط توانا بھرپور جوان مرد تھا۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی ہی چلی گئی۔ وہ ایک دم ذہن میں جھکماکا ہوا، اس کی بےجا ضد یاد آئی تو لب بھیج کر نظریں ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جو ان کے تاثرات سے بے نیاز چائے کے کپ پر نظریں جمائے اپنے سوچوں میں گم تھا، ان کا اٹھنا محسوس کر کے ایک دم پوچھنے لگا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ رکھائی سے کہہ کے بیڈ سے اترنے لگی، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں کافی ٹائم ہے۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ کر کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سختی سے کہہ کر ایک بار پھر سے بیڈ سے اترنے لگی۔ میں آپ کی ناراضگی نہیں سہ سکتا امی، آپ کا یہ رویہ جان لے رہا ہے میری۔ مجھ سے آپ کی یہ بے رخی، بے اعتنائی برداشت کرنا محال ہے۔ ان کا ہاتھ تھام کر بے بسی سے بولا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم میرے ساتھ جو مرضی کرو، میں تم سے بے رخی کیسے برت سکتی ہوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، پھر آپ کا یہ رویہ کیوں ہے؟ وہ فوراً شکوہ کنا ہوا، تمہارے حوالے سے دیکھے برسوں پرانے خواب ٹوٹے ہیں میرے ارمانوں کا خون ہوا ہے، اتنا احتجاج کرنے کا حق تو بنتا ہے میرا۔ اسے زخمی نظروں سے دیکھتی وہ پھیکا سا مسکرا کر بولی تو وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ واقعی وہ ماں کے معاملے میں زیادتی کا مرتکب ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی شادی کا اس کی ماں بہنوں کو کتنا شوق تھا، اپنے چکر میں لڑ کر وہ بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائے امی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار۔ اس نے ان کا کمزور سا جھریوں بھرا سجد ہاتھ اپنے مضبوط توانا پر حدت ہاتھوں میں تھام کر گہری سانس بھر کر کہا، تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، جب تم سے دل سے شادی کرنے پہ تیار نہیں ہو تو تمہیں خود پر جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ہنوز سابقہ انداز برقرار تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا امی، میں بار بار آپ کو، آپی اور ابیرہ کو دکھ دینے کا سبب بن رہا ہوں۔ آپ جہاں چاہے میری شادی کر دیں، میں اپنی دل آمدگی سے آپ کو رضامندی دے رہا ہوں۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں کا سوال پڑھ کے اس کی پیلی سی پیشانی چوم کر محبت سے بولا، جیتے رہو میرے بچے، ماں کی خواہش کا احترام کیا ہے، دیکھنا ساری زندگی خوش رہوں گی۔ فرط جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان پر تو گویا شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ ارسل، میری بہت خواہش ہے بیٹا، مریم میری بہو بنے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہارا حمیدہ اور تابش سے اس بارے میں بات کروں۔ تھوڑی ہی دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ دوپٹے کے پلوں سے آنکھوں پوچھتے ہوئے
कदरे हिचकिचा कर पूछने लगी। वो जो बाजू के हल्के में माँ को लिए बैठा था, मरियम के नाम पे बेसाख्ता चौंक कर ठिठका। निगाहों के सामने छम से उसका सादा सा मली हुआ पुरकशिश सरापा आ समाया। अगर तुम किसी और लड़की से शादी करना चाहते तो मुझे हरगिज भी कोई मसला नहीं। मैं बस तुम्हारा घर बसा देखना चाहती हूँ। उसकी खामोशी को उसका इनकार समझकर वो जल्दी से बोली। उसे माँ की बेलौस मोहब्बत पर टूट कर प्यार आया। उनकी खुशी की खातिर वो एक मर्तबा फिर बेहद आसानी से अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को तैयार थी। जो आप चाहे करे वो करे अम्मी, जिसे चाहे अपनी बहू बनाए। मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है। मैं आपका जोड़ा गया रिश्ता पूरी दयानतदारी से निभाऊंगा। उनके कंधे पर सर टिकाकर मजबूत लहजे में बोला तो वो उसकी पेशानी चूम गई। बस तुम जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन कर दो, उन्होंने कहा। तो वो फीका सा मुस्कुराकर जज्बात में सर हिला गया। अरसल के हाँ करने की देर थी। हफ्तों से घर पे छाए जमूद को यखलक खात्मा हो गया। अबीरा भी सारे घर में चहकती फिर रही थी। जब से शहला सावा की जबानी अजीज जान भाई के लिए बेहद प्यारी सी मरियम आपी का रिश्ता मांगने का सुना था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। शहला सावा के लबों पर भी शाम से मुस्तकिल बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। उनका इरादा कल ही हुमेरा साहबा की तरफ रिश्ता मांगने के लिए जाने का था। वो तो गोया अपने आप हथेली पर सरसों जमा लेना चाहती थी। उनकी खुशी से चमकती आंखें और खनकता लहजा सुनकर अफजल को अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। बेशक एक दफा इतना जबरदस्त धोखा खाकर उसे शादी करने का कोई शौक बाकी नहीं रहा था, लेकिन वो खुद से वाबस्ता इन बेलौस रिश्तों को भी फरामोश नहीं कर सकता था। अम्मी, आप ही को अभी कुछ ना बताइएगा, हम कल अचानक जाकर उन्हें सरप्राइज देंगे। वो इन दोनों की खुशी से लबरेज चेहरों पे नजर जमाए अपनी सोचों में गुम बैठा था जब अमीरा की चहकती जोशीली आवाज में होश में आया। हाँ, ये सही है। शैला साबा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उफ, आपी की शक्ल तो देखने वाली होंगी, उसने आंखें मीच कर गोया सरप्राइज का मजा लिया। उसके बचकाना अंदाज पर असल मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगा गया। असल ऑफिस में था जब ढेरों ढेर मिठाई और फल के टोकरे लिए शैला साहबा उबेरा के साथ हुमेरा साहबा के घर सुबह के 11 बजे ही जा पहुंची। उन्होंने तो रात ही बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। उनकी अचानक ढेरों ढेर साजो सामान समेत आमद और उनका खुशी से छलकता चेहरा देखकर हुमेरा साहबा, अलवीना और मरियम भी चौंक गई। फिर उनका मुद्दा सुनकर चंद लम्हों के लिए तो तीनों ही शशदर रह गई। हुमेरा साहबा पर तो शादी मुर्ग तारी थी। बेशक अरसल खलाकों में एक था। उनकी शराफत, जहानत, फरमाबरदारी की वो चश्मदीद गवाह थी। अरसल जैसे हीरा लड़के का रिश्ता उनके हीरे जैसी बेटी के लिए आया था। उनका रवा रवा खुदा के हुजूर सजदा रेज था। एक वो ही क्या, यहाँ वहां मौजूद सभी नफुस हद से ज्यादा खुश थे। शैला साहबा कितनी ही बार मरियम की पेशानी चूम चुकी थी तो अलवीना और उबेरा बार बार उसे गले लगाती थी। इन सब ने अपनी खुशी में मरियम के चेहरे पर छाई गैर मामूली संजीदगी को नोटिस ही नहीं किया था। शैला साहबा तो उसमें कि अभी हाँ कराने के मूड में ही आई थी, लेकिन हुमेरा साहबा ने ताबिश और हफ्सा से बात करने के लिए रस्मी सा सोचने का टाइम मांगा, जिस पर शैला साहबा खुशी खुशी हामी भर गई। आज हफ्ते का दिन था। शैला साहबा को बाकायदा रिश्ते डाले आज चौथा दिन था। हुमेरा साहबा ने भी अभी तक इकरार न किया था। अरसल देख रहा था। गुज़िश्ता 2 दिन से शैला साहबा कदरे खामोश खामोश मुतफक्कर सी थी। आज अरसल के ऑफिस से छुट्टी थी। वो रात देर तक अपने प्रेजेंटेशन बनाता रहा तो काफी देर से सोया था, इसलिए अब आराम से अपनी नींद पूरी करके उठा तो घड़ी दोपहर के 12 बजा रही थी। यकीनन उसे गहरी नींद में देखकर शैला साहबा ने भी उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा था। थोड़ी देर तक अक्लमंदी से पड़ा रहा, फिर चादर हटाता बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 20-25 मिनट बाद फ्रेश होकर खुद पर अपनी अच्छी तरह परफ्यूम स्प्रे करके खुशबुओं से बसा गीले बालों को सलीके से ब्रश करके कमरे से बाहर चला आया। लाउंज की तरफ जाते हुए कॉरिडोर से गुजर रहा था जब अलवीना की आवाज सुनाई दी। उसने काफी दिन बाद चक्कर लगाया। अरसल के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ने झलक दिखाई। वो जल्दी से आगे बढ़ा। जल्दी भी ही अलवीना की आवाज कानों में पड़ी तो एकदम ठिठक कर वहीं रुक गया। जो शैला साहबा से कह रही थी,
مریم کسی صورت ارسل سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے امی، وہ نہیں مانیں گی، میرا خیال ہے آپ ارسل کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ لیکن کیوں بیٹا، آخر مریم کو اعتراض کیا ہے؟ شہلا صاحبہ افسردگی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں امی، تابش اور خالہ تو پوچھ پوچھ کر تھک گئے، لیکن وہ یہی کہتی ہے اس نے ارسل کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ اس کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ الوینا کہتے کہتے رک گئی۔ وہ جانتی تھی شہلا صاحبہ کو مریم کتنی پسند ہے اور ان کی کتنی شدید اور دیرینہ خواہش تھی اسے بہو بنانے کی۔ اب اس کا انکار سن کر انہیں کتنا صدمہ ہوگا، یہ سوچ کر اسے بہت برا محسوس ہوا تھا کہ شہلا صاحبہ نے دکھی سے لہجے میں استفسار کیا۔ امی وہ کہتی ہے ارسل کے علاوہ کسی سے بھی کر دے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ارسل سے بالکل بھی نہیں۔ الوینا نے شہلا صاحبہ کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں یوں کہا جیسے اس میں اس کی کوئی غلطی ہو۔ جہاں اتنی شدت سے اس کا انکار سن کر شہلا صاحبہ چپ کی چپ رہ گئی، وہیں کمرے کے باہر کھڑے ارسل نے غصے سے اپنے جبڑے اور مٹھیاں بھینچ لی۔ الوینا کی بات سن کر اس کا خون کھول اٹھا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ مزید کچھ سننے کا یا یارانہ نہ تھا، اس لیے وہ فوراً اپنے قدم موڑتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت جتنا شدید اسے غصہ آ رہا تھا وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی، مریم نے کہا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے انکار کی وجہ ارسل کا پہلا نکاح ہے۔ اب ظاہر ہے ارسل کی تو یہ دوسری شادی ہوگی نا؟ الوینا نے ہچکچاتے ہوئے شہلا صاحبہ سے کہا تو وہ اس کی بات سے متفق ہوتی سر ہلا گئی۔ بات ان کے بھی دل کو لگی تھی، ورنہ مریم کے انکار کا کیا جواز تھا؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ارسل پہلے ایک بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اور جبکہ مریم کنواری لڑکی ہے۔ لڑکیوں کے سو ارمان، بہت ساری توقعات ہوتی ہے، چلو جو بچی کی مرضی، اب اس سے زور زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ویسے حمیرہ خالہ تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ میرے مریم مان جائے۔ ظاہر ہے ارسل لاکھوں میں ایک ہے، پڑھا لکھا، سمجھدار، خوبصورت، پھر اتنی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ ایسا رشتہ کون گنوانا چاہتا ہے؟ الوینا کے لہجے میں بھائی کی محبت بول رہی تھی۔ اسی سلسلے میں مریم سے بات کرنے کے لیے آج انہوں نے حفصہ کو بھی بلوایا ہے۔ تبھی میں یہاں آ گئی کہ میری غیر موجودگی میں وہ لوگ کھل کر بات کر سکیں گے، اس نے تفصیل بتائی۔ چلو اللہ خیر کرے، ایک دو دن اور انتظار کرتی ہوں، پھر حمیرہ سے جواب مانگوں گی، شہلا صاحبہ نے کہا۔ آ کے زوردار لات لکڑی کی تپاہی کو رسید کی، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا تو بیڈ سے تکیے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھ کیا رہی ہے؟ کیا یہ جو اتنی اکڑ رہی ہے؟ اپنے کمرے کے درمیان چکر لگاتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ میرے علاوہ تمہیں ہر کوئی قبول ہے نا؟ دیکھتا ہوں اب میں، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی اور سے کیسے ہوتی ہے؟ یہ اب میری ضد ہے، ارسل اقبال عباسی کی ضد۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے دونوں ہاتھوں سے ٹیبل تھامتے وہ تصور میں مریم کے عکس سے مخاطب تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے اعصاب کو پرسکون کیا، زمین سے تکیے اٹھا کر بیڈ پر اچھالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ ارسل لاؤنج میں آیا تو وہ دونوں اب کسی اور بات میں مصروف ہو چکی تھی۔ پاس ہی صوفے پہ الوینا کی بیٹی سو رہی تھی۔ ابیرہ بھی یونیورسٹی سے گھر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ بہن سے ملتا، بھانجی کو پیار کرتا، صوفے پہ شیلا صاحبہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ الوینا نے محبت پاش نظروں سے اپنے لمبے چوڑے کھبرو بھائی کو دیکھا تو وہیں شیلا صاحبہ نے زیر لب اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، جو سرخ اناری رنگ کی ٹی شرٹ اور لائٹ بلو جینس میں ملبوس اپنی سرخ و سفید رنگت اور ہلکی بڑی شیو میں ماتھے پر سیاہ سلکی بال بکھرا ہے، گجب کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ امی ناشتہ دے دے، ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ چہرے پہ ذرا بھی غصے کا شائبہ نہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی ارسل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے غصے سے کھول رہا تھا۔ کب تک امی سے خدمتیں کرواتے رہوں گے؟ اپنی بیوی لاؤ، وہ نخرے اٹھانے تمہارے۔ الوینا نے اسے چھیڑا، لیکن یہ چھیڑنا اس کے ہی گلے پڑ گیا۔ ارسل پرسکون سا مسکرایا۔ میں تو بیوی لانے کو تیار ہوں، آپ لڑکی والے بتائے کس دن حاضر ہو جاؤ نکاح پڑھوانے۔ الوینا نے یہ بات کہہ کر اسے گویا موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ لاپرواہی سے شانیں اچکا کر
फौरन बोला। इसकी बात पर शहला साहबा दोनों अलमीना दोनों गड़बड़ा गई। आप बैठे अम्मी, मैं नाश्ता लाती हूँ, अलवीना शहला साहबा से कहती फौरन ही वहां से खिसक गई। जबकि अलवीना मरियम के साफ इनकार का बता ही चुकी थी, तो शहला साहबा को मुनासिब लगा कि अरसल को ज़हनी तौर पर इसके इनकार के लिए तैयार कर लिया जाए। तभी गला खनकार कर बोली, अल्लाह ने जहां तुम्हारा जोड़ लिखा होगा वहीं तुम्हारी शादी हो जाएगी। बस अल्लाह मेरे बच्चे को नेक सीरत बीवी से नवाजे। क्यों, कहीं और क्यों अम्मी, मरियम से क्यों नहीं? मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मरियम से, वरना मुझे दोबारा शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं नैना को तलाक देने और दोबारा शादी करने पे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से राजी हुआ हूँ। आपने ही कहा था कि आपकी दरीना आरज़ू है कि मरियम आपकी बहू बने। अब अगर मरियम आपकी बहू नहीं बनती तो भूल जाइएगा कि मैं कभी शादी करूंगा। अपनी अजली दो टूक लहजे में बोलता शैला साबा के छक्के छुड़ा गया। अपना मुतम्मा नजर वाज़ा करता निहायत इत्मीनान से पीले पड़ते चेहरे के साथ खड़ी अलवीना के हाथ से ट्रे थाम कर नाश्ते में मसरूफ हो गया। अलवीना, जो उसकी सारी बात सुन चुकी थी, परेशानी से शैला साबा को देखने लगी, जो खुद भी हद दर्जा मुत्तफकन नजर आ रही थी। मरियम चंदा, इनकार की कोई ठोस वजह तो हो। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि तुमने अरसल के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हिफ्सा ने बार बार उसकी एक ही तकरार से तंग आकर कदरे झुंझलाकर कहा। वो इस वक्त हुमेरा साहबा के कहने पर उसके पास मौजूद थी। और क्या वजह होगी आपी, बस यही बात है। मेरा जहन अरसल भाई को इस हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं। मरियम ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए आहिस्ता से कहा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं, अम्मी इस फिजूल सी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करने को तैयार नहीं है। हिफ्सा ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा तो उसका चेहरा देखने लगी। उन्होंने मुझे पहले ही तुम्हें साफ लफ्जों में बताने का कह दिया कि या तो तुम इस रिश्ते से इनकार के लिए कोई ठोस वजह जवाब पेश करो, वरना फिर खुद को जहनी तौर पर तैयार करो। वो जल्द ही शैला खाला को मुस्बत जवाब दे देंगी। हफ्सा के कहने पर वो हैरानगी से उसे देखने लगी। आप ही प्लीज अम्मी को मना करें, मैं अरसल भाई से हरगिज भी शादी नहीं करना चाहती। एकदम उसके हाथ थाम कर लजाजत से बोली। हफ्सा उसकी खोजती नजरों से देखने लगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इतनी शिद्दत से इनकार के पीछे कोई खास वजह जरूर है, जो बताने से तुम इनकारी हो, मगर अगर तुम मुझे वो वजह बता दो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। हफ्सा ने प्यार से कहा तो वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर गोया हुई। आप ही, वो नैना से मोहब्बत करते हैं, बल्कि शदीद मोहब्बत। ऐसे में मैं उनके पास दूसरी बीवी को देने के लिए क्या होगा? वो धीमे से लहजे में बोली, लेकिन वो नैना को तलाक दे चुका है। नैना उसकी जिंदगी से जा चुकी है। हफ्सा जल्दी से बोली। आप ही, उन्होंने नैना को तलाक दी है, खुद के लिए उसकी मोहब्बत को तो तलाक नहीं दी ना। अगर नैना के किरदार की कमजोरी या बेवफाई की वजह से उन्होंने उसे तलाक दे भी दी और शैला खाला की खातिर दूसरी शादी करने पे मजबूर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नैना ने से उनकी मोहब्बत भी खत्म हो गई। नैना उनकी पहली मोहब्बत है और वो मोहब्बत उनके दिल में आज भी मौजूद होगी। नजरें झुकाकर बोलती चली गई। ऐसी बात बहन से करते झिझक भी महसूस हो रही थी। आप खुद ही बताओ, एक ऐसा शख्स जो अपनी सारी मोहब्बतें शिद्दतें पहले ही किसी पे लुटा चुका है, अब उसके पास मुझे देने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं, हफ्सा से पूछा, जबकि निगाहों के सामने उसकी और नैना की मुख्तलिफ औकात में ली गई तस्वीरें और कई बार खुद की आंखों से देखे गए मनाजिर घूम रहे थे, जब वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की संगत में सरशार नजर आते थे। उसकी बात ध्यान से सुनती हफ्सा भी चुप की चुप रह गई। अरसल और नैना की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी तो नहीं थी। सभी जानते थे उसने किस तरह माँ और बड़ी बहन की शदीद मुखालिफत के बावजूद नैना से रिश्ता इस्तवार किया था। हफ्सा को मरियम अपनी जगह हक बजानी लगी। वाकई एक लड़की को अपने शरीके हयात से मोहब्बत ही चाहिए होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं अम्मी से बात करूंगी। प्यार से उसका हाथ थपथपा कर बोली, थैंक यू सो मच आपी। उसके हाथ थाम कर
जोर से दबाए। वो किस लिए पगली? उसने मोहब्बत से उसकी थोड़ी छुई। मेरी बात समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए वो बेइख्तियार उसके गले लग गई। और फिर जिस बात को हिफ्सा बड़ी आसानी से समझ गई थी, हुमैरा साहबा ने उसे एतराज को सुनते ही चुटकियों में उड़ा दिया। वो पुराने ख्यालात की खवातीन थी, जो पहली दूसरी तीसरी नहीं बल्कि सिर्फ शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाली फिक्री मोहब्बत पर यकीन रखती थी। बावली हो गई ये लड़की। भला बताओ, ये भी कोई जवाज हुआ इनकार का? इस तरह तो जिनकी बच्चियां मर जाती है या कोई हादसा हो जाता है, वो बेचारे तो दूसरी शादी कर नहीं सकते। उन्होंने गुस्से से कहा, लेकिन अम्मी, उसकी बात भी सही है। आप जानती तो है असल कैसा पागल था नैना के पीछे। हफ्सा ने उन्हें कायल करना चाहा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ, इसी नैना को वही अरसल अपनी मर्जी से तलाक दे चुका है। और हफ्सा, तुम तो होश के नाखुन लो। बजाय उस बेवकूफ को समझाने के तुम खुद उसकी हमनवा बनकर आ गई। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया तो हफ्सा जज्बत होती बोली, आप कुछ भी कहें, मैं तो इस मामले में मरियम के साथ हूँ। इतना जोरदार इश्क लड़ा कर निकाह किया था अरसल ने। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यकायक पलक झपकते उसके दिल से सारी मोहब्बत निकल गई हो। वो मुंह बनाकर बोली, मेरी बेवकूफ बेटियों, मर्द चाहे जितनी भी शदीद मोहब्बत क्यों ना करता हो, बेवफा किरदार की हल्की औरत उसके दिल से ऐसी निकलती है जैसे मक्खन में से गरम सलाख। उन्होंने पते की बात बताई। मरियम, यहाँ आओ। एकदम मरियम को आवाज लगाई तो दूसरे कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी सारी बात सुनती मरियम बेइख्तियार अपनी जगह से उछल पड़ी। आहिस्ता से मरे मरे कदम उठाती उनके पास आ खड़ी हुई। बैठो यहाँ, हुमैरा साहबा ने आंख के इशारे से अपने पास बैठने का कहा तो वो उनके पास टिक गई। देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम मेरी औलाद हो। शैला और अरसल मुझे जितने भी अजीज हो, तुमसे बढ़कर नहीं हो सकते हैं। मैं जो इस रिश्ते पर इतना जोर दे रही हूँ, उसकी वजह है। अरसल सामने का पला बड़ा है, शरीफ, काबिल, पढ़ा लिखा, मेहनती लड़का है। मरियम ने बिला इख्तियार बेपहलू बदला। जिस तरह की बेबाक हरकतें वो नैना के साथ करता था, मरियम को लफ्ज शरीफ पर खासा एतराज था, जिसका इजहार वो जाहिर से है हुमैरा साहबा के सामने नहीं कर सकती थी। उसने खामोश बैठी रही, इसलिए खामोश बैठी रही जबकि वो मजीद कह रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो भी तुम्हारी तरह चोट खाया हुआ है। बेवफाई का अजाब उसने भी भुगता है। वो बेहतर तौर पे तुम्हारा दर्द समझेगा। शैला को भी तुम जानती हो, मुझसे बढ़कर ममता निछावर करती है वो तुम पर। इस बार मरियम ने उनसे पूरी तरह इत्तेफाक किया था। देखे भाले सीधे साधे लोग हैं, कदर करेंगे तुम्हारी। गैरों में रिश्ता करने का अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो। सालों हफ्सा भी जिस ज़हनी अजियत का शिकार रही है, वो तुम्हारे सामने ही है। और तुम्हारे भी इतने सालों की मंगनी के बाद क्या हासिल हुआ? ठंडी सांस खारिज करके अफसरदगी से बोली तो मरियम उन्हें देखने लगी। वाकई ठीक ही तो कह रही थी वो। इतने सालों की मंगनी के बाद उसके हिस्से में क्या आ गया था? ठुकराए जाने की जिल्लत, बदनामी, अजियत। वो कोई कम उम्र या नासमझ लड़की नहीं थी। 24-25 साल की समझदार लड़की थी। उसकी इतने साल पुरानी मंगनी टूटने के बाद खानदान और जान पहचान के लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे। शाहजेब की माँ अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए सब मिलने जाने जुलने वालों में किस तरह की बातें फैला रही थी, वो अच्छी तरह जानती थी। उसे यकायक अपनी माँ और भाई की परेशानी का इदराक हुआ तो वो आंसू जब्त करते बोली, मुझे माफ कर दे अम्मी, पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर गई। आप सही कह रही, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे सोचना चाहिए। मेरी मंगनी इतने साल तक कायम रहने के बाद टूटी है। ऐसे में मेरे बारे में लोग जो बातें कर रहे, यकीनन आपकी और भाई की रातों की नींद उड़ी हुई होगी। इन हालत में यह रिश्ता तो नेमत है, गैर मुश्तरकिया है। मुझे तो शैला खाला का एहसानमंद होना चाहिए। आप उन्हें हाँ कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। ग्लोबल लहजे में बोलती चली गई। लेकिन मुझे एतराज है। इससे पहले कि हुमैरा साहबा या हफ्सा कुछ कहती, एक संजीदा आवाज गूंजी थी। लेकिन मुझे एतराज है। इससे पहले कि हुमैरा साहबा या हफ्सा कुछ कहती, ताबिश की संजीदा आवाज गूंजी।
जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था और इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। ये तुम क्या कह रहे हो ताबिश, तुम्हें तो अरसल बहुत पसंद है, हुमेरा साहबा ने इस्तफाक किया। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, मुझे असल जितना भी पसंद क्यों ना हो, अगर मेरी बहन ही दिल से राजी नहीं है तो मैं महज लोगों के खौफ से एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने पे मजबूर नहीं करूंगा। पहले ही ये हमारी जल्दबाजी की वजह से काफी सालों तक एक नापसंदीदा रिश्ते का बोझ ढो चुकी है। वो मरियम के पास आता हुआ बोला। एक लेकिन भाई, मैं मरियम जो हैरत से उसे सुन रही थी कुछ बोलने लगी, लेकिन वो हाथ उठाकर दरमियान में टोक गया और सोफे पर उसके साथ बैठा हुआ बोला, बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, खुश रहो और जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारो। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। तो उसकी इतनी मोहब्बत में मरियम की आंखें भीग गई। हफ्सा ने भी आंख का कोना साफ किया था। भला शबा, उनका भाई दुनिया का बेहतरीन भाई था, जिसने बाप के इंतकाल के बाद उन्हें कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, बल्कि हमेशा उन्हें हर तरह के सर्द और गर्म से महफूज रखा था। चंद लम्हे खामोशी से सरक गए, बस सब अपनी अपनी सोचों में डूबे थे। भाई, हमारे साथ वाले ब्लॉक में जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ लेक्चरशिप के लिए असामियां आई हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं वहाँ अप्लाई कर दूं। जब मरियम ने उंगलियां चटखाते इजाजत तलब की तो वो गहरा सांस भरकर सर इस्बात पे हिलाते हुए बोला, ठीक है बेटा, कर दो अप्लाई, शुक्रिया भाई। उसके कहते ही मरियम खुशी से उसके कंधे से सर टिकाकर बोली। वही हुमेरा साहबा ने उसे चौंक कर देखा। ऐसे खाली खुली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, अच्छी सी चाय पिलानी पड़ेगी, मुस्कुराकर बोला तो वह हंसती हुई किचन की जानिब चली गई। जहन और दिल यूं ही हल्के हो गए थे, गोया कोई बोझ हट गया। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती है, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। उसके वहां जाने के बाद वो हुमेरा साहबा के मुतफक्कर सूरत देखकर तसल्ली आमेज लहजे में बोला, लेकिन ताबिश, मरियम तो बच्ची है, ना समझे। उसकी बातों में आकर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करना सरासर कुफरान नेमत है। वो अभी भी मुअतरज थी। अम्मी, ना तो वो बच्ची है, ना ही ना समझ। उनके हाथ थामकर गोया हुआ, अम्मी, आपने मुझे पर और हफ्सा पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, तो फिर मरियम के साथ ये नाइंसाफी क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी सालों कायम रह के टूट गई है? उसने कहा तो हुमेरा साहबा लाजवाब हो गई। आप परेशान ना हो, मैंने एक एक दो अच्छे मिलने वालों से मरियम का जिक्र किया है, इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह ताला कोई बेहतर सबब बना देगा। उनके हाथ थामकर होठों से लगाते हुए बोला तो वो जेरे लब इंशाअल्लाह कहकर उसकी पेशानी चूमकर बोली, खुश रहो, अल्लाह उम्र दराज करे मेरे बच्चे। हफ्सा ने मोहब्बत भरी नम आंखों से भाई को देखते हुए आमीन कहा था। आज की किस्त बस यहीं तक, इंशाअल्लाह आगे भी आपसे मिलते हैं जल्द ही लंबी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटे और दुआओं में याद रखें। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और लाइक और शेयर तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।